फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा आज अपन फिजियोलॉजी के इस पार्ट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो अपना टॉपिक चल रहा है खनिज पोषण, इस पार्ट में केवल 2 ही क्वेश्चन अपने शेष बचे हैं। एक प्रश्न तो बचा है बेटा, निष्क्रिय और सक्रिय लवण अवशोषण में क्या अंतर है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न बेटा, अपन ने बहुत सारे खनिज पोषक तत्व पढ़े हैं, तो एक पर्टिकुलर खनिज पोषक तत्व की कमी से पादप में कौन सा रोग उत्पन्न होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं निष्क्रिय खनिज अवशोषण से। ये लिख दिया मैंने बोर्ड पे, निष्क्रिय खनिज अवशोषण। तो बेटा 2 पॉइंट तो इसमें लिखेंगे अपन, नंबर 1 और नंबर 2। ऐसे ही अपन दूसरी तरफ लिखेंगे सक्रिय खनिज अवशोषण के बारे में। यहाँ पर भी अपन को केवल 2 पॉइंट पढ़ने हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। और जैसा आपको बताया जाए बिल्कुल वैसा की वैसा ही आपको याद करना है। तो आप इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत अणुओं या आयनों का अवशोषण, अणुओं या आयनों का अवशोषण विद्युत रासायनिक प्रवणता के अनुसार अर्थात अधिक से कम सांद्रता की ओर, अधिक से कम सांद्रता की ओर होता है, ठीक है बेटा। तो निष्क्रिय खनिज अवशोषण में आप ये पढ़ेंगे कि इस प्रकार के खनिज अवशोषण के अंतर्गत अणुओं अथवा आयनों का अवशोषण उनकी, यहाँ लिख देता हूँ, विद्युत रासायनिक प्रवणता के अनुसार अर्थात अधिक से कम सांद्रता की ओर होता है। दूसरे में इसका जस्ट अपन अपोजिट कर देंगे। इसके अंतर्गत अणुओं या आयनों का अवशोषण उनकी विद्युत रासायनिक प्रवणता के, यहाँ तो लिखा था के अनुसार, यहाँ कह देंगे के विरुद्ध, अर्थात कम से अधिक सांद्रता की ओर होता है। तो ये तो बेटा दोनों साइड का इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब अपन को इसका दूसरा पॉइंट लिखना है। क्या लिखेंगे बेटा, इस प्रकार के खनिज अवशोषण के अंतर्गत
ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी तरफ लिख दिया। दूसरी साइड में क्या लिखेंगे? इस प्रकार के खनिज अवशोषण के अंतर्गत एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बेटा ये आपका पहला प्रश्न आज का जो अपन को पढ़ना है ख़त्म हो गया। एक बार आप ध्यानपूर्वक सुन लो। देखो, मैं आपको निष्क्रिय एवं सक्रिय दोनों प्रकार के खनिज अवशोषण की क्रियाविधियां पढ़ा चुका हूं, और दोनों प्रकार की क्रियाविधियों के अंतर्गत आपने तीन परिकल्पनाएं पढ़ी हैं। ठीक है, पर यहाँ डिफरेंसेस में अपन को उन परिकल्पनाओं से कोई मतलब नहीं है। अपन तो सिंपली खनिज अवशोषण के निष्क्रिय और सक्रिय प्रारूप के अंतर्गत डिफरेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बोर्ड पे लिख चुका हूँ, एक बार मैं बता देता हूँ, तो आप ना ध्यानपूर्वक सुन लें। देखिए, निष्क्रिय खनिज अवशोषण, इसके अंतर्गत अणुओं अथवा आयनों का अवशोषण उनकी वैद्युत रासायनिक प्रवणता के अनुसार, अर्थात अधिक से कम सांद्रता की ओर होता है। याद रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरी तरफ बेटा इसका जस्ट अपोजिट लिखा है। देखो, सक्रिय खनिज अवशोषण के अंतर्गत अणुओं अथवा आयनों का अवशोषण उनकी वैद्युत रासायनिक प्रवणता के विरुद्ध, अर्थात कम से अधिक सांद्रता की ओर होता है। हो गया बेटा पहला पॉइंट दोनों साइड में। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाइए कि निष्क्रिय खनिज अवशोषण की क्रिया में खनिजों के अवशोषण हेतु ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जबकि सक्रिय खनिज अवशोषण के अंतर्गत खनिजों के अवशोषण हेतु एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप बेटा कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं कि एटीपी अकाउंट या ऊर्जा बैंक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सजीवों को विभिन्न कार्य करने हेतु आवश्यक ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। तो बेटा आज के इस वीडियो का एक प्रश्न निष्क्रिय एवं सक्रिय खनिज अवशोषण में क्या डिफरेंस है मैं ख़त्म कर चुका हूँ। अब बेटा एक दूसरा टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं। देखो, आपने इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारे खनिज पोषक तत्वों के न्यूनता के पादपों पर दुष्प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, उनमें से कुछ विशिष्ट तत्वों के विशिष्ट पादपों पर विशिष्ट दुष्प्रभाव हैं। तो उन्हीं दुष्प्रभावों को अब एक टेबल की फॉर्म में आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से टेबल को देखें। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप लिखेंगे तत्व का नाम, ठीक है ना। उसके बाद बीच वाले कॉलम में आ जाएगा बेटा पादप का नाम, कि भाई हम किस पादप के ऊपर दुष्प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरे कॉलम में आ जाएगा तत्व की कमी से
पादप में होने वाला रोग। तो ये 3 कॉलम खींच दिए मैंने बेटा। अब एक एक करके अपन को तत्व का नाम लिखना है, फिर पादप का नाम लिखना है, और उस पादप विशेष में उस तत्व विशेष की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग का नाम बताना है। ठीक है, तो ध्यान से बोर्ड पे देखिए। सबसे पहला तत्व मैग्नीज लिखा मैंने। ठीक है, ये तत्व ऐसा है बेटा कि 3 अलग अलग पादपों के अंदर 3 अलग अलग रोग उत्पन्न करता है। जैसे बेटा अपन लिखेंगे मटर में, जैसे अपन लिखेंगे जई में, और जैसे अपन लिखेंगे बेटा चुकंदर में। मतलब तत्व तो एक ही है और पादप 3 अलग अलग हैं। तो इस तत्व की कमी से तीनों अलग अलग पादपों में 3 अलग अलग रोग उत्पन्न होंगे। जैसे बेटा देखो, मैग्नीज की कमी से मटर पादप में मार्स स्पॉट रोग, मार्स स्पॉट रोग उत्पन्न होगा। दूसरे नंबर पे मैग्नीज फिर से आ गया। इस तत्व की कमी से जई के पादप में कौन सा रोग होगा बेटा? पढ़ा चुका हूँ आपको, ग्रे स्पिक रोग। और नंबर 3 पर मैग्नीज तत्व की कमी से चुकंदर में कौन सा रोग उत्पन्न होगा? स्पीकल्ड येलो। रोग का नाम क्या है? स्पीकल्ड येलो, ये रोग का नाम हो गया। तो बेटा आपने देखा कि तत्व तो एक ही है ना? क्या नाम है तत्व का? मैग्नीज। 3 अलग अलग पादप हैं और 3 अलग अलग पादपों में एक ही तत्व की कमी से, समझना, 3 अलग अलग रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अपन तत्व को चेंज कर देते हैं। नंबर 4 पे मैंने लिख दिया बोरॉन। क्या लिख दिया? बोरॉन। और बोरॉन तत्व की कमी से अंगूर में हैन एंड चिकन्स, हैन एवं चिकन्स रोग उत्पन्न हो गया। होता है बेटा, पढ़ा चुका हूँ आपको कि इस रोग में जो अंगूर के गुच्छे होते हैं उनमें छोटे एवं बड़े 2 अलग अलग प्रकार के फल डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए इस रोग का नाम हैन और चिकन्स रोग रखा गया है। तो बेटा किस तत्व की कमी से होता है ये अंगूर में? बोरन। अगले नंबर पे है ये तत्व का नाम क्या है? कॉपर। कॉपर की कमी से नींबू में कौन सा रोग होगा? शीर्षारंभी रोग होगा। कॉपर तत्व की कमी के कारण नींबू में कौन सा रोग? शीर्षारंभी रोग। और सबसे लास्ट में नंबर 6 पर मोलिब्डेनम लिखा है। इस तत्व की कमी से फूल गोभी में, मोलिब्डेनम तत्व की कमी से फूल गोभी में बेहेप्टेल रोग उत्पन्न होगा। तो बेटा एक तो आपको ये टेबल याद करनी है। एक बार सारे के सारे तत्वों एवं रोगों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको 2 पॉइंट और याद करने हैं और उसी के साथ आपका ये पाठ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा,
टेबल की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। टेबल में मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। तत्व का नाम, पादप का नाम और तत्व की कमी से पादप में होने वाला रोग। मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स स्पॉट रोग होता है। मैग्नीज की कमी से जई में ग्रे स्किप रोग होता है। मैग्नीज की कमी से चुकंदर में स्पीकल्ड येलो नामक रोग उत्पन्न होता है। बोरॉन पे आइए। बोरॉन की कमी के कारण अंगूर में हैन और चिकन्स रोग उत्पन्न होता है। कॉपर की कमी से नींबू में कौन सा रोग? शीर्षारंभी रोग उत्पन्न होता है। अच्छा, अगला कौन सा है? मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में कौन सा रोग होगा? वेहपटेल। ये सारे रोगों के नाम हो गए। इसके बाद में बेटा देखिए 2 पॉइंट और। जिंक की कमी से पादपों की पत्तियों में लघुपर्णी रोग हो जाता है। पादपों की पत्तियों में लघुपर्णी रोग हो जाता है। क्या होता है इस रोग में? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इस रोग में पौधा बौना रह जाता है। पादप की पत्तियां छोटी हो जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा बेटा पादप की पत्तियां छोटी हो गई, क्लोरोसिस हो जाता है, यानी कि पत्तियों का हरित लवक नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। और इसमें अपन क्या कह सकते हैं? एंथोसायनिन वर्णक के निर्माण के कारण पत्तियों में चितकबरापन दिखाई देता है। मतलब कहीं से नष्ट हो गया क्लोरोफिल तो उस जगह वो सफ़ेद दिखाई देने लगती है। जहाँ पर क्लोरोफिल नष्ट नहीं हुआ वहाँ पर वो हरी दिखाई देती है। ठीक है ना। एक और अंतिम पॉइंट इसी में अपन को पढ़ना है। निकल की कमी से जौ में निर्जीव बीजों का उत्पादन होता है। निकल की कमी से जौ में निर्जीव बीजों का उत्पादन होता है। ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा पेपर में 1 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत ये टेबल में से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो बेटा इस तरह आपके फिजियोलॉजी का पाठ नंबर 4 खत्म हो गया। अभी तक अपन फिजियोलॉजी के अंतर्गत पादप जल संबंध, जल का अवशोषण और रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन एवं खनिज पोषण 4 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। और बेटा कल से यानी कि नेक्स्ट वीडियो से अपन एंजाइम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एंजाइम्स के बारे में आपको काफ़ी जानकारियाँ दी जाएंगी कि भाई एंजाइम्स क्या होते हैं, इनका इतिहास क्या है, इनकी क्रियाविधि क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनका वर्गीकरण क्या है। तो ये आप अगले वीडियो से पढ़ेंगे। धन्यवाद।